Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 21st April 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about 17th Civil Services Day. This topic is important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. Also, it is going to be important from our syllabus GS paper 4 ethics and integrity point of view. समझते हैं सिविल सर्विसेज डे के बारे में। आज का दिन यानी कि 21 अप्रैल इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द कंट्री एज सिविल सर्विसेज डे। आज के दिन की खासियत क्या है वो समझते हैं। तो आज के दिन ही 1947 में हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने प्रोबेशनरी आईएएस ऑफिसर्स को एड्रेस किया था एट मेटकाफ हाउस इन न्यू दिल्ली। उसी रेफरेंस या एड्रेस के दौरान he referred to civil servants as steel frame of India। तो उन्होंने उस एड्रेस या स्पीच के दौरान कहा था कि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, सिविल सर्वेंट्स होते हैं, दे आर स्टील पिलर्स या स्टील फ्रेम ऑफ द कंट्री। बट ध्यान रखना आपको प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से कि ये स्पीच उन्होंने डिलीवर किया था 1947 में, बट भारत सरकार ने साल 2006 में फैसला किया कि इस तारीख को 21 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाएगा अक्रॉस द कंट्री एज सिविल सर्विसेज डे। एंड सिंस देन दिस डेट इज बीइंग सेलिब्रेटेड एज सिविल सर्विसेज डे एवरी ईयर। और इस तारीख को प्रधानमंत्री जी हमारे देश के वो अवार्ड देते हैं ऑफ एक्सेलेंस टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, उनको अलग अलग फील्ड में एक्सेलेंस के लिए रिकॉग्नाइज किया जाता है और रिवॉर्ड दिया जाता है ऑन दिस पर्टिकुलर डेट बाय प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ। ये है, इस तरीके से सिविल सर्विसेज डे हमारे देश के अंदर मनाया जाता है। अब करंट डेवलपमेंट क्या है? तो आज का दिन यानी कि 21 अप्रैल इट इज गोइंग टू बी 17th सिविल सर्विसेज डे। भारत में इसको 17th सिविल सर्विसेज डे की तरह सेलिब्रेट किया जाएगा। एंड पीएम मोदी विल एड्रेस ए स्पीच टुडे to the civil servants across the country on this occasion। साथ ही साथ अलग अलग फील्ड में वो अवार्ड भी देंगे टू द ब्यूरोक्रेट्स। और उन्होंने एक हाल अब स्पीच शुरू भी हो गई है। उन्होंने स्पीच में कहा है कि आई सैल्यूट द एफर्ट्स ऑफ ऑल दोज सर्विंग द नेशन थ्रू सिविल सर्विसेज। तो सिविल सर्वेंट्स क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो आपको इस कोट की मदद से समझ आएगा। साथ ही साथ दो और इम्पॉर्टेंट कोट्स मैं यहाँ पे दे रहा हूँ जो एथिक्स एंड इंटीग्रिटी पेपर में इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। जब भी सिविल सर्वेंट्स पे आप कोई आंसर लिख रहे हो तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये दोनों में से किसी एक कोट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला, द सिविल सर्वेंट हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्ट एज ब्रिज बिटवीन गवर्नमेंट एंड द पीपल। ये दिया था हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। तो ये जो कोट है ये हाईलाइट करता है द रोल ऑफ सिविल सर्वेंट्स का, कि हाउ दे आर एन इंटरफेस बिटवीन गवर्नमेंट एंड द सिटीजन एंड व्हाई देयर प्रोएक्टिवनेस एंड ट्रांसपेरेंसी इज इम्पॉर्टेंट, अदरवाइज गुड गवर्नेंस कैन नेवर बी एंश्योर्ड। दूसरा, द ट्रू टेस्ट ऑफ अ सिविल सर्वेंट इज नॉट हाउ मच ही नोज बट हाउ मच ही केयर्स। ये दिया था हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने। दिस हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ एम्पैथी एंड कंपैशन फॉर सिविल सर्वेंट्स। सिविल सर्वेंट्स कितना जानते हैं, कितने स्किलफुल हैं, वो तो इम्पोर्टेंट हैं ही, बट सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा, उनको कंपैशनेट भी होना होगा, लोगों के दुख तकलीफों को समझने की इच्छा भी होनी होगी और उसको दूर करने की भी इच्छा होनी होगी। देन ओनली दे कैन बी अ ट्रू सिविल सर्वेंट। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। एथिक्स एंड इंटीग्रिटी पेपर आप जब देखेंगे अपने मेंस का, तो उसमें आपको हर साल ही देखने को मिलेगा कि कम से कम 3 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कोट बेस्ड होते हैं। सीधा सीधा वो कोट को दे देते हैं किसी महान पर्सनालिटी का, किसी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी द्वारा दिए गए कोट को वो दे देते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप उसको इलाबोरेट करें, एक्सपैंड करें। तो वैसा ही कुछ प्रैक्टिस हम लोग करेंगे आज इस मेंस क्वेश्चन में। ये जो कोट हमने डिस्कस किया है जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा, इसी को मैंने मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन के फॉर्म में बना करके दे दिया है। तो प्लीज एलाबोरेट। इस तरह के प्रश्नों में जो कोट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वहां पे आप ऐसे शुरुआत कर सकते हैं कि द गिवन स्टेटमेंट बाय पंडित नेहरू, या जिन्होंने भी दिया होता है वो कोट, उनका नाम लिख करके आप शुरुआत कर सकते हैं कि उसका मतलब ये है, उसकी खासियत ये है, उससे ये चीजें देखने को मिल रही हैं।
और इस तरीके से फिर आप इस आंसर को कोट बेस्ड क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। Next topic is about 15th BRICS Agriculture Meet. This topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. तो ब्रिक्स जो कंट्रीज हैं उनके एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स की हाल फिलहाल में मुलाकात हुई एट ब्राजील। द मीटिंग वाज फॉर 15th ब्रिक्स एग्रीकल्चर मीटिंग। तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स टाइम टू टाइम मिलते हैं एग्रीकल्चरल मीट करने के लिए ऑन ब्रिक्स प्लेटफॉर्म, और वहाँ पे फिर डिस्कस किया जाता है कि कैसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ या नो हाउ को शेयर कर सकते हैं अमंग्स द ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज, ताकि पूरे दुनिया जो ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज हैं उनमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जा सके। ये जो 15th ब्रिक्स एग्रीकल्चरल मीट हुई है ब्राज़ील में, प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है कि ये सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि 15th ब्रिक्स एग्रीकल्चरल मीट कहाँ हुई है, आंसर वुड बी ब्राज़ील। बाकी मेंस पर्सपेक्टिव से याद रखिए कि इस ब्रिक्स एग्रीकल्चरल मीट के अंदर जो एग्रीकल्चरल मिनिस्टर्स थे, दे हैव अग्रीड फॉर ब्रिक्स लैंड रिस्टोरेशन पार्टनरशिप। तो ब्रिक्स प्लेटफॉर्म पे ब्रिक्स एग्रीकल्चरल मीट में ब्रिक्स लैंड रिस्टोरेशन पार्टनरशिप अग्री किया गया है बाय द एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स ऑफ ब्रिक्स कंट्रीज। इट्स लैंड रिस्टोरेशन पार्टनरशिप के अंतर्गत द ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज विल फोकस ऑन रिड्यूसिंग लैंड डिग्रेडेशन या डेजर्टिफिकेशन। साथ ही साथ सॉइल की जो फर्टिलिटी लूज हो रही है उसको रिस्ट्रिक्ट करने पे भी फोकस किया जाएगा। एक जॉइंट डिक्लेरेशन इस डायरेक्शन में रिलीज किया है ब्रिक्स नेशंस ने इन ऑर्डर टू रीइटरेट देयर कमिटमेंट टुवर्ड्स land restoration and making global agricultural food system fair and inclusive. India also has been signatory या affirmative of this BRICS land restoration partnership. सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया है इन दिस रिसेंट अग्रीमेंट ऑफ ब्रिक्स लैंड रिस्टोरेशन पार्टनरशिप। क्या होता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, उसका थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं। ये एक सिस्टम ऑफ फार्मिंग है which aims at providing resource for the current generation as well as ensuring that the resources are available to meet the needs of future generation। कभी भी सस्टेनेबल वर्ड को आपको डिफाइन करना हो तो वहाँ पे आपको फ्यूचर जनरेशन का कंसर्न जरूर लाना है। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप लिख रहे हो या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर आप लिख रहे हो तो आपको फ्यूचर जनरेशन का मेंशन जरूर करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वही तरीका होता है जिसमें आप रिसोर्सेज को ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि करंट जनरेशन्स की भी नीड पूरी हो जाए, साथ ही साथ फ्यूचर जनरेशन्स की नीड को हम कॉम्प्रोमाइज भी ना करें। सच काइंड ऑफ डेवलपमेंट इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सच काइंड ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस आर नोन एज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करने पे ब्रिक्स कंट्रीज ने अंडर इट्स ब्रिक्स लैंड रिस्टोरेशन पार्टनरशिप पे फोकस किया है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के क्यों जरूरी है वो जरा समझते हैं। देखिए, कार्बन इमिशन लगातार बढ़ता जा रहा है और कार्बन इमिशन सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्रीज या ट्रांसपोर्ट सेक्टर के कारण होता है। कार्बन इमिशन का एक बड़ा कारण हमारा एग्रीकल्चरल फूड सिस्टम भी है। जैसे राइस की हम खेती करते हैं तो उसमें मीथेन रिलीज होता है विच इज अ पोटेंट ग्रीन हाउस गैस। तो पूरा का पूरा जो हमारा एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज है जैसे पोल्ट्री या कैटल रियरिंग, उससे भी ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन होते हैं। तो एग्रीकल्चर इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। उस चीज को ध्यान में रखते हुए फिर फोकस किया जा रहा है ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का कंसर्न, मेन कंसर्न तो है कि फ्यूचर जनरेशन्स के लिए नीड्स उनके मेंटेन होते रहें, उस पर कॉम्प्रोमाइज ना हो, बट साथ ही साथ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर शुड ऑल्सो फोकस ऑन कटिंग डाउन कार्बन इमिशंस। साथ ही साथ एग्रीकल्चर जिस तरीके से हाल फिलहाल में प्रैक्टिस की जा रही है, रेकलेस तरीके से, केयरलेस तरीके से रिसोर्स यूटिलाइजेशन हो रहा है। फॉर एग्जांपल, भारत के अंदर वाटर, फ्रेश वाटर वेस्टेज हो रहा है फॉर इरिगेशन पर्पस। बहुत सारे आप एग्रीकल्चरल लैंड्स पे देखते होंगे कि वाटर लॉगिंग हो जाती है, एक्सेसिव वाटर सप्लाई कर दिया जाता है। तो दैट लीड्स टू डबल डैमेज। पहला, एक तो फ्रेश वाटर का लॉस होता है और दूसरा सॉइल की सैलिनिटी बढ़ जाती है, सॉइल की फर्टिलिटी खराब होती है। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट रेकलेस रिसोर्स यूटिलाइजेशन। प्लस सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द कंसर्न ऑफ राइजिंग सॉइल पॉल्यूशन, क्योंकि एक्सेसिव पेस्टिसाइड या केमिकल फर्टिलाइजर के इस्तेमाल करने के कारण सॉइल पॉल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है। तो इन सब कंसर्न्स को डील करने के लिए वी नीड टू फोकस ऑन द अप्रोच ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। भारत सरकार ने कई सारे इनिशिएटिव्स ऑलरेडी लिए हुए हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए, जैसे नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर,
परंपरागत कृषि विकास योजना, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग एंड ऑल। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे अगर मेंस में प्रश्न आ जाए कि क्या है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, क्यों जरूरी है, भारत सरकार ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, तो ये सब तो आप लिखना ही। साथ ही साथ पासिंग रेफरेंस में कि ये भी बता देना कि हाल फिलहाल में भारत ने ब्रिक्स प्लेटफॉर्म पे ब्रिक्स लैंड रिस्टोरेशन पार्टनरशिप को अग्री किया है, विच ऑल्सो एम्फेसाइजेस ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट कार्बन साइकिल ऑन मार्स। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर मार्स सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहले समझते हैं नासा के क्यूरोसिटी रोवर मिशन के बारे में। ये जो नासा का क्यूरोसिटी रोवर मिशन है, ये लगभग किसी एक एसयूवी कार साइज का रोबोटिक रोवर है, जिसको नासा ने भेजा है ऑन द सरफेस ऑफ मार्स इन ऑर्डर टू एक्सप्लोर गेल क्रैटर ऑन मार्स। तो मार्स के ऊपर एक गेल क्रैटर है, जिसको एक्सप्लोर करने के लिए नासा ने अपना एक क्यूरियोसिटी रोवर मिशन भेजा। रोवर का मतलब ही है कि इट विल मूव ऑन द सरफेस ऑफ मार्स। ये एक मिड साइज एसयूवी कार के साइज का है, ये नासा का क्यूरियोसिटी रोवर। ऐसा नहीं कि इसको हाल फिलहाल में लॉन्च किया गया है, इसको बहुत पहले भेजा गया था। इट वाज सेंट इन ईयर 2011 ओनली एंड इट लैंडेड नियर गेल क्रैटर ऑन मार्स इन 2012। हाल फिलहाल में इसने कुछ नई फाइंडिंग्स की है, जिस कारण से न्यूज में है, तो उसको हम लोग अगले पेज पे देखेंगे कि इसने क्या फाइंडिंग की है। बट थोड़ा सा और इसके बारे में समझते हैं, नासा के क्यूरियोसिटी रोवर के बारे में। इसको भेजा गया है ताकि मार्स के क्लाइमेट को और जियोलॉजी को स्टडी कर पाए। साथ ही साथ ये भी स्टडी करे कि क्या मार्स के ऊपर लाइफ अभी है या पास्ट में कभी लाइफ हुआ करती थी। इट हैज ऑल्सो बीन गिवन रोल टू स्टडी द रोल ऑफ वाटर ऑन मार्स सरफेस। वाटर है तो किस फॉर्म में है। एंड ऑल्सो टू प्रिपेयर प्लेटफॉर्म या ले फाउंडेशन फॉर फ्यूचर ह्यूमन मिशन ऑन मार्स। इन सब मकसद से नासा की क्यूरियोसिटी रोवर मिशन को भेजा गया है ऑन मार्स। अभी तक इसने क्या क्या चीजें फाइंड आउट की हैं। तो मार्स का के ऊपर जो नासा का क्यूरियोसिटी रोवर मिशन है, इट हैज फाउंड एंशिएंट स्ट्रीम बेड्स। एक तरीके से इसने फाइंड किया है कि कभी पहले स्ट्रीम बेड या रिवर हुआ करता था। सो दैट इज ए काइंड ऑफ इनडायरेक्ट इंडिकेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाटर इन द पास्ट ऑन मार्स सरफेस। तो एंशिएंट स्ट्रीम बेड्स को इसने डिस्कवर किया है। साथ ही साथ इसने मार्स के एटमॉस्फेयर में मिथेन को डिस्कवर किया है। एंड सिर्फ मिथेन का कंसेंट्रेशन स्टैटिक कंसेंट्रेशन नहीं, फ्लक्चुएटिंग मिथेन को इसने फाइंड आउट किया इन द मार्स एटमॉस्फेयर। मिथेन जो होता है वो रिलीज किया जाता है बाय मेनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग इट्स रेस्पिरेशन प्रोसेसेस। मिथेन इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्रोसेसेस बाय मेनी ऑर्गेनिजम्स। तो मिथेन का होना, और वो भी फ्लक्चुएटिंग मिथेन का होना इन द एटमॉस्फेयर ऑफ मार्स, विच हैज बीन डिटेक्टेड बाय नासा's क्यूरियोसिटी रोवर, इज पोटेंशियली साइन ऑफ लाइफ ऑन मार्स। अब करंट न्यूज क्या है? करंट न्यूज ये है कि नासा का ये जो क्यूरियोसिटी रोवर है, इसने मार्स सरफेस पे कुछ ऐसे मिनरल्स फाइंड किए हैं जिसमें कार्बन भी मिला है। कार्बन बेयरिंग मिनरल्स को फाइंड किया है मार्स के ऊपर। सिडरेट नाम का एक मिनरल फाइंड किया है क्यूरियोसिटी रोवर ने ऑन मार्स। सिडरेट is a carbonate mineral which includes carbon as well as oxygen. This is for the first time carbon based mineral has been found on Mars. इससे ये समझ आ रहा है कि शायद से मार्स के अंदर भी कार्बन साइकिल जो है पूरी तरह से डेवलप्ड है। कार्बन साइकिल इज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। कार्बन साइकिल जो होता है वो अर्थ के ऊपर भी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। जैसे देखिए, कार्बन साइकिल का मतलब क्या होता है कि हम लोग हैं, अर्थ के ऊपर रहते हैं, रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में। उसके अलावा इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के थ्रू भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, बट मेनली रेस्पिरेशन के थ्रू हुआ। फिर वो एटमॉस्फेयर में जाता है, उसको ट्रीज या प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं और उससे अपना खाना बनाते हैं। फिर उस ट्री या प्लांट को एनिमल्स खाते हैं या ह्यूमंस खाते हैं। साथ ही साथ वो ट्री या प्लांट जब मर जाते हैं तो कार्बन वो स्टोर करते हैं इन द ग्राउंड, और फिर ह्यूमंस जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं इन द एटमॉस्फेयर, या एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं इन द एटमॉस्फेयर। तो यह है कार्बन साइकिल। प्रेजेंस ऑफ कार्बन साइकिल इज एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ लाइफ ऑन अर्थ।
अर्थ के ऊपर लाइफ है उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है कार्बन साइकिल। अब कार्बन मिनरल मिला है मार्स सरफेस पे भी बाय दिस क्यूरियोसिटी रोवर। सो दिस इज एन another step in the direction of proving की possibility of life on Mars। लाइफ मार्स के ऊपर हो सकती है बट एग्जैक्टली किस फॉर्म में है, कैसा है, ये पता नहीं है। एट द सेम टाइम वी ऑल्सो मस्ट अंडरस्टैंड दैट मियरली मिथेन का फ्लक्चुएशन या फिर कार्बन साइकिल होना, दीज आर नॉट कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ लाइफ ऑन मार्स, दीज आर जस्ट एन इंडिकेशन या पोटेंशियल ऑफ या पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन मार्स। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट इज अबाउट मोराग एक्सिस। मोराग एक्सिस बहुत टाइम से न्यूज में चल रहा था, अभी पिछले 8-10 दिनों से, तो मुझे लगता है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्लेसेस इन न्यूज आ जाते हैं प्रीलिम्स में, तो उस पर्सपेक्टिव से मोराग एक्सिस इंपॉर्टेंट हो सकता है। मोराग एक्सिस एक नैरो लैंड कॉरिडोर है इन द सदर्न रीजन ऑफ गाजा। गाजा स्ट्रिप तो आप जानते ही हैं, पैलेस्तीन का एक लैंड टेरिटरी। गाजा एंड वेस्ट बैंक, टू एरियाज टुगेदर मेक्स पैलेस्तीन एज ए कंट्री। तो गाजा रीजन में लगातार बॉम्बिंग कर रहा है इजराइल, वो भी आपको पता है। साल 2023 के अक्टूबर महीने में गाजा रीजन में फंक्शन करने वाले जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं, उनका नाम है हमास, उन्होंने पहले इजराइल पे अटैक किया, इजराइल के कई सारे सिटीजन्स को हॉस्टेज बना दिया हमास ने। फिर उसके जवाब में इजरायली फोर्सेस आर कंटिन्यूअसली बॉम्बिंग द गाजा रीजन इन ऑर्डर टू वाइप आउट हमास एंड इट्स एक्सट्रीमिस्ट इंसर्जेंट वर्कर्स। तो दो जगह पे बिल्कुल काइनेटिक वॉर चल रहा है अभी दुनिया भर में। एक तो गाजा रीजन में जहाँ पे इजराइल लगातार बॉम्बिंग कर रहा है, और दूसरा है रसिया यूक्रेन बॉर्डर पे जहाँ पे रशियन फोर्सेज आर कंटिन्यूअसली अटैकिंग यूक्रेन। अभी जो गाजा रीजन में लगातार बॉम्बिंग कर रहा है इजराइल, वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन है जिसका नाम है मोराग एक्सिस। मोराग एक्सिस इज अ वास्ट एग्रीकल्चरल लैंड। ये ब्लू कलर से जो आप एक्सिस देख रहे हैं, अब देखने में ये लाइन दिख रहा है ऑन दिस मैप, बट ये तो एक वास्ट लीनियर एग्रीकल्चरल लैंड है इन द गाजा रीजन ऑफ पैलेस्टीन। ये मेनली एग्रीकल्चरल लैंड है, जैसा कि मैंने आपको कहा। इट इज लोकेटेड बिटवीन खान यूनिस एंड राफा, एंड the name Morag has refers to illegal Israeli settlement in this area, which has been done between 1972 to 2005. Current news ये है कि Israel has taken complete control over Morag axis, expanding its control in southern Gaza region. तो मोराग एक्सिस एक नाम याद रखिएगा, उसके अलावा फिलाडेल्फी कॉरिडोर दूसरा नाम याद रखिएगा। तो हो सकता है प्रीलिम्स में आपसे सीधा सीधा पूछ ले, मोराग एक्सिस रिसेंटली सीन इन न्यूज या फिलाडेल्फी कॉरिडोर रिसेंटली सीन इन न्यूज बिलोंग्स टू विच रीजन ऑफ द वर्ल्ड, वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ऐसा प्रश्न आपसे दे सकता है। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नाट्य शास्त्र से संबंधित जो प्रश्न दिया था हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन, उसमें फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग है, बाकी सब सही है। और यहाँ पे ए करेक्टली कोरिलेट्स विथ 2 एंड बी करेक्टली कोरिलेट्स विथ 1, तो करेक्ट आंसर वुड बी बी। ये तो सीधा सीधा प्रश्न था। V2G सप्लाई स्टोर्ड एनर्जी बैक टू पावर ग्रिड। बिग कैट अलायंस में पूछा गया विच इज इनकरेक्ट, तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। यहाँ पे 7 बिग कैट्स होंगे ना कि 5, और द मेंबरशिप इज ओपन टू ऑल यूनाइटेड नेशन मेंबर्स। सो इनकरेक्ट पूछा गया तो करेक्ट आंसर वुड बी B2 and 3 ओनली। ऑपरेशन अटलांटा has been brought in order to counter piracy of the coast of Somalia. That's all from our side for today. Thanks for watching.